सही है। ठीक है, चालू है। ठीक है, तो अगला अपना जो सेकंड लेसन है केमिस्ट्री का क्या है, वैद्युत रसायन। ठीक है, तो सभी लोग एक एक सीरियल वाइज वीडियो देखें। आज से शुरू कर रहे हैं वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन क्या होता है, नितिन बताओ। यानी रसायनों और वैद्युत के बीच संबंध जो होता है उसी को बोलते हैं वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। राइट। तो क्या होगा, यानी कि वैद्युत से हम लोग क्या कर सकते हैं, रसायन बना सकते हैं। ठीक है, और रासायनिक क्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करते हैं, वैद्युत। तो इनके बीच जो संबंध होता है वही कहलाता है वैद्युत रसायन। ठीक है, वही कहलाता है वैद्युत रसायन। तो समझ गए होंगे क्या है वैद्युत रसायन। वैद्युत यानी रसायनों में और वैद्युत में जो संबंध होता है वही कहलाता है वैद्युत रसायन। ठीक है, तो हम एक इस सेल के ही माध्यम से पूरा पढ़ लेंगे सब कुछ वैद्युत रसायन। देखो, ये है टेनियल सेल इसे बोलते हैं। ये क्या करती है, टेनियल सेल जो रासायनिक ऊर्जा को है वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, ये है डेनियल सेल या वैद्युत अपघटनी सेल भी इसे बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, देखो ये क्या होता है, पहले हम बात करते हैं एक ही बार में समझ जाएंगे। हमने बताया था इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखो, चल नहीं रहा है इलेक्ट्रोड, यहाँ लिख देंगे नितिन। क्या होते हैं इलेक्ट्रोड, जब किसी धातु को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो भाई कहलाता है इलेक्ट्रोड। तो जो इसका Zn का विलयन था उसमें जिंक की छड़ जुड़ा मतलब डाल दी, तो ये क्या बन गया है, इलेक्ट्रोड। क्या बन गया है, इलेक्ट्रोड। तो जिसपे ऑक्सीडेशन होता है मतलब ऑक्सीकरण होता है उसे बोलते हैं हम एनोड। तो ये क्या है, एनोड, क्योंकि इस पे हो रहा है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ठीक है, ऐसे ही इसको बोल दिया है CuSO4 के विलयन में डुबो दिया है, और एक कॉपर की छड़ है तो ये बन गया है, ये भी इलेक्ट्रोड है, और क्या क्या है, कैथोड, क्योंकि इस पे हो रहा है अपचयन। ठीक है, इस पे हो रहा है अपचयन। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। ठीक है, समझ गए इलेक्ट्रोड क्या होगा, अपने आप परिभाषा लिख लेने। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है वेदव्रत, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव ये भी हमने बताया था तुम्हें। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हाँ, किसी धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है, क्योंकि इस पे जैसे क्या किया इसने, इसको प्लस दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज हो गया और इस पर क्या हो गया, निगेटिव से। तो इसके बीच जो विभव, इनके विभव में जो अंतर है वही कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, एक चीज और होती है उसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, उपयुक्त परिस्थितियां कि 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और एक मोलर विलयन होना चाहिए। ठीक है, तब धातु की छड़ को उसमें लगाया जाए तो इसके मध्य जो विभव होगा वही कहलाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और एक मोलरता के विलयन को, जब धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर जो विभव उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, बाकी सेल की परिभाषा तुम्हें पता है, सेल क्या है, सेल ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डेनियल सेल। इसमें क्या है, डेनियल सेल में Zn का विलयन, इसमें जिंक की छड़ डुबा दी हमने। ठीक है, दूसरी तरफ कॉपर का विलयन लिया, इसमें क्या है, एक कॉपर की छड़ डुबा दी है। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, इसने क्या किया, अपना जो Zn पॉजिटिव है इस विलयन में छोड़ देगा और इस पर क्या रह जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि Zn पॉजिटिव यहाँ निकाल देगा, इस पे हो जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से ये गया और इसने क्या, इस पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच गया, नितिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है इसलिए इस पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से ग्रहण कर रहा है कॉपर निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से ग्रहण कर रहा है तो इस पर होगा अपचयन। ठीक है, इस पर होगा अपचयन। कुल मिला के हमें पता है यहाँ पर परिपथ पूर्ण नहीं हो रहा तो इसमें एक लवण सेतु लगा देते हैं। ये KCl क्या है, लवण सेतु। इसमें एक नली है, इसमें KCl का विलयन भरा हुआ है, इसके सिरों पर लगा हुआ है अगर जेल, और इसकी क्या कार्यविधि है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो देखो ये है भाई अर्ध सेल ऑक्सीकरण, जो कहाँ पे होता है, जिंक। इसमें क्या होता है, जिंक जो है Zn पॉजिटिव जाता है विलयन में एक्वस में। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ जाते हैं जिंक की छड़ में, ये बीच में लगा हुआ लवण सेतु। और अगले अर्ध सेल में क्या होता है, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। ठीक है, तो जो कॉपर होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बना के कहाँ चले जाता है, छड़ पे। ठीक है, इसलिए जो कॉपर की छड़ है वो मोटी होती चली जाएगी और जिंक की छड़ पतली होती चली जाएगी। ठीक है, अगर हम पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखें, देखो पूर्ण सेल अभिक्रिया, Zn क्या होता है, Zn डबल पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है
और कॉपर के बाद 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बना लेता है। इसमें दोनों 2 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, पूर्ण लिख जाएगी Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव और Zn प्लस Cu बन जाएगा। ठीक है, यह है पूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है, Zn से कहाँ जा रहा है, एक्वस में, यानी कि सॉलिड कहाँ जा रहा है, जल में, और 2 इलेक्ट्रॉन दान करके। और जे कहाँ है, बिलेन इन एक्वस से कहाँ जा रहा है, सॉलिड में। ठीक है, तो इसीलिए जो जिंक की छड़ है वो कैसी पतली होती चली जाएगी, और जे है कॉपर की मोटी होती चली जाएगी। जो एक छड़ धीरे धीरे की खत्म हो जाएगी, तभी सेल हो जाएगी नष्ट। ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण विभव को हम ऐसे दिखा सकते हैं, ई ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं। वैसे तुम इतना याद क्यों करोगे, जी याद कर लो, ई ऑक्सीडेशन। और अपचयन को लिखेंगे ई रिडक्शन। ठीक है, क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन। और मानक, अगर मानक ऑक्सीकरण होगा तो क्या, इसके ऊपर नॉट लगा देंगे, ई नॉट, राइट। और मानक अपचयन को लिखेंगे ई रिडक्शन, अपचयन को लिखेंगे ई रिडक्शन। ठीक है, और बड़ी बनाए छोटे बड़े जैसे तुम बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा सेल विभव की हम बात करेंगे। तो सेल विभव कैसे आएगा, पहले आएगा कैथोड, ठीक है, और फिर एनोड। अच्छा, मानक वाली बात तुम समझते ही होगे। मानक क्या होता है, मानक के लिए क्या होना चाहिए, 1 मोलर विलेन। क्या होना चाहिए, 1 मोलर विलेन और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं मानक कंडीशन। ऐसे इसका भी बोल सकते हैं, बेदरत ना तो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ क्या होना चाहिए, मानक टेम्परेचर पर। मानक कैथोड का विभव और माइनस मानक एनोड का विभव। ठीक है, मानक एनोड का विभव। सही है, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो मैं क्या है, Zn सॉलिड से और मतलब जाके 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, और जो Ag है वो एक्वस से आके 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आगे दिया गया है जो तुम्हें इसका जिंक का विद्युत वाहक बल, मतलब मानक की स्थिति में कितना आ रहा है, 0.76 माइनस, और एक आय पे आ रहा है, मतलब ये उसका, हाँ मतलब, ठीक है, उधर वाले का मतलब Ag का। अब तुम्हें निकालना है सेल का विभव। हमने तुम्हें एक फार्मूला लिखवाया है, तुम्हें ध्यान होगा, ई नॉट बराबर क्या बताया हमने, ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब तुम्हें केवल ये समझना है कौन सी क्रिया एनोड पे हो रही है, कौन सी कैथोड पे हो रही है। तेज बात है, हमने तुम्हें जो सेल बताई थी तो बताओ तो इधर वाली पे जो इधर हो तो वो क्या हो, तो माइनस। ठीक है, क्या हो जाता, माइनस। याद करो, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा कितने हो जाते वहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो इस पे जो एनोड पे होगा वो क्या होगा, माइनस वाला, और कैथोड पे क्या हुआ, प्लस वाला। तो तुम डायरेक्टली अब आराम से लिख सकते हो, कैथोड वाला कितना दिया गया है अपना, प्लस की माइनस, और माइनस कितना है 0.76। हाँ जी, जाएगा जुड़ के माइनस प्लस कीजिए ना, ठीक है, जोड़ के कितने जाए 1.76 ऐसे करके जोड़ा 6 और 7 15 1.56 सही। कितना आएगा 1.56 वोल्ट। ठीक है, ठीक है जी। देखो बहुत आसान वाला सवाल है, वैसे ही आ गया। अगर तुम्हें वो अभिक्रिया करने का आए तो कर सकते तुमने, तो अभिक्रिया होता है अर्थ सेल अभिक्रिया है, तो पूछ सकता है कि अर्थ सेल अभिक्रिया इसके साथ में। ठीक है, तो हालांकि हम लोग सवाल लगाएंगे, हमें निकालना है ई नॉट सेल। ठीक है, ई नॉट सेल निकालने हैं, तो हमने क्या बताओ, ई नॉट का हो करो पहले, कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड पे कहाँ होगा, ये होगा माइनस, ठीक है, नॉट सेल माइनस के 0.6 10 को 0 और 7 3 10 11। हाँ, 1 पॉइंट। ठीक है,
बोल्ट ये आ जाएगा सेल का बीज। ठीक है। तो लबड़ से टुके कार्य हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो नंबर 1 क्या हो सकता है? हवाई जहाज वैद्युत परिपथ पूर्ण करना। यही वैद्युत परिपथ पूर्ण करती है। क्या है? वैद्युत परिपथ पूर्ण करना। इतने छोटे बच्चे जो हवाई जहाज देखा। दूसरा एक कार्य हो सकता है। दूसरा कार्य क्या हो सकता है? वेद बताओ। धारा के प्रभाव को बनाए रखना। जैसे ही वहाँ एक तरह के आने बढ़े, लबड़ सेतु का काम में आओ, पानी उधर ग्रहण कर लो, एक फिर से काम जल्दी। ठीक है। तो धारा प्रवाह को बनाए रखना, ऐसे लिख सकते हैं। धारा प्रवाह को बनाए रखना। धारा प्रवाह को बनाए रखना। ठीक है। ये है अपनी लबड़ सेतु की कार्य। ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे निम्नलिखित समीकरण। इसकी जो वीडियो है पूरी तरह से, जो लॉन्ग वीडियो है वो शॉर्ट वीडियो में पड़ी हुई है, और अभी हम ऐसे ही समझ लेंगे। सिद्ध करने के लिए वैसे भी नहीं आती है ये। ठीक है। इससे सवाल पूछ सकते हैं क्या आता है इस समीकरण से निश्चित ताप टी पर ई सेल बोलते हैं और ई नॉट सेल, जैसे क्या बोलते हैं? सेल का वैद्युत वाहक बल ये है, मानक वैद्युत वाहक बल है के बीच संबंध व्यक्त किया जा सकता है। ये होता है फार्मूला ई बराबर ई नॉट, या ऐसे बोल सकते हैं ई सेल या ई नॉट सेल, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। आर टी एन एफ लागी एम बटे एन। ये कहाँ से आया है? ये आता है जे यहाँ से। ठीक है। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन निकाल के ऐसे बना लिया। राइट। इसे बोलते हैं साम्य स्थिरांक। दूसरे तरह से भी बताया हमने कैसे निकालते हैं इसको, बताया होगा अगर तुम्हें याद है तो। बहुत लॉन्ग तरह से ऐसे करके हमने बताया था, ऐसे लगा है। ठीक है। वो दूसरी वीडियो में तुम लोग जाके देख लोगे। ठीक। अब यहाँ पर जो आर होता है वो क्या है? परमताप, मतलब आर है रेडवर्ड नियतांक, इसका मान होता है 8.314। राइट। टी है परमताप 298, और एफ होता है फैराडे, इसका मान होता है 9000, मतलब कितने? 96,500। ठीक है। सबका यहाँ पर मान रख के हल किया। और तुम्हें एक चीज और पता हो, लाग ई को अगर बेस में मतलब चेंज करते हैं 10 के बेस में, तो ये 2.303 आ जाता है। ठीक है। तो वहां से आ गया 3.30, सबका मान रख के हल किया तो कुल मिला के आ गया ई बराबर ई नॉट सेल 0.591 बटे एन। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन इधर स्थानांतरित हुए हैं। ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है। ठीक है। सेल ने कितने, उसने एनोड ने इलेक्ट्रॉन निकाले, कैथोड ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, वो होता है एन। ठीक है। समझ गए? हाँ, तो इन्होंने फैराडे ने बहुत अच्छी बात बताई थी। इन्होंने क्या बताया था? जिनका प्रथम नियम है, 2 नियम है इनके अल्लाह, एक है, हम बात करते हैं प्रथम नियम की, वेदव्रत। तो इन्होंने बताया था प्रथम नियम, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऐसे करके सेल, इसमें होता है एनोड, एनोड होता है। राइट। तो एनोड से जेड की होती है क्षण, तो जो जेड पॉजिटिव है इस क्षण में चला जाता है। ठीक है। इससे जो जिंक की क्षण पतली होती चली जाती है। ठीक है, पतली चली जाती। और बाकी उधर वाला जो कॉपर होता है मोटी होती चली जाती है। इन्होंने बताया जो इसकी निक्षेपित मात्रा है, यानी कि विलयन में जाने की मात्रा है, वो आवेश के समानुपाती है। आवेश के समानुपाती, जितना आवेश से बनेगा उतनी मात्रा में इसके पदार्थ में जाएगा विलयन में। ठीक है। तो इन्हें फार्मूला बताया था, जो अनुक्रमानुपाती होगी वो काय की होगी? क्यू के। ठीक है। ये बड़ा क्यू जैसे तुम लगा लो। तो यहाँ पर एक इन्होंने नियतांक ले लिया था, इसे बोलता है जेड। तो एक क्यू बराबर कितना होता है? आई टी। तो एक फार्मूला बताया था जेड बराबर डब्ल्यू बराबर जेड आई टी। ठीक है। जेड एक नियतांक इसे बोलते हैं, विद्युत तुल्यांक नियतांक। पहले इसकी परिभाषा हम लोग हमारे सही। ठीक है। हाँ, तो क्या है? फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बताया हमने, 2 नियम है इसके। तो प्रथम नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत विलयन या वैद्युत अपघट्य बोल सकते। ठीक है। वैद्युत अपघट्य यानी वैद्युत विलयन में ना देखो, वैद्युत विलयन में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उसमें आवेश के, या फिर धारा बोल सकते। ठीक है। धारा के समानुपाती होती है। डब्ल्यू बराबर क्यू या सीधे आई लिख दो। यहाँ पर एक नियतांक ले लिया जे, जिसे बोलते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलते हैं? वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। इसका मान जे का निकालोगे तो ई बराबर एफ होता है, और एफ होता है 1 मोल का आवेश 9600, मतलब
96,500 कूलम। और ई होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालने का हमने तुम्हें फार्मूला जो दूसरे वाले पहले वाले चैप्टर में बताया था, और भार बटे बटे एक्स फैक्टर। ठीक है, तो देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये, सही से इसको बस तुम्हें याद कर लेना है, इतना डीप नहीं जाना, केवल इतना ही होता है, इतना समझ लो तुम। ठीक है, तो तीन ही बताया क्या है, अगर श्रेणी क्रम में 3 से या 4 से जो भी है तो उनपे जो निक्षेपित मात्रा है, जैसे इसे W1 हम बोल देंगे। W1 कितना है? ठीक है, तो हाँ ठीक है, श्रेणी क्रम में सेलें जुड़ी हुई हैं, तो इसमें जो W1 होगा वो कितना होगा, कितना होगा बताओ लेसन, क्या बोलेंगे हम, जेड क्या था, Z1 और क्या था जल्दी बोल IT, राइट। अगर W2 बोलेंगे तो कितने होंगे, क्योंकि धारा तो सब में समान है आवेश, और W3 बराबर कितने जी, राइट। अगर हम ऐसे करके लिखें तो W1 यानी कि Z1 IT बटे कितने जी, Z2 IT, जे कट जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, W1 बटे W2 बराबर कितना हो जाएगा, Z1 बटे Z2। ठीक है, ये आएगा, ये है द्वितीय नियम। ठीक है, ये है द्वितीय नियम। हाँ, वो लिख दिया है, इस नियम के अनुसार विभिन्न वैद्युत अपघट्टों में निक्षेपित पदार्थ उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के समान है, तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, नितिन, इसका हमने एक फार्मूला में और भी बताया है, इसको जेड को लिख सकते हैं, क्या बताया था, क्या, ई बटे एफ, और क्या था ये पहले वीडियो में, पर इसी वीडियो में लिखा हुआ है, बोला है ई बटे एफ, तो E1 होना चाहिए, राइट। अच्छा, कितना होना चाहिए, E2 F कट जाएगा, तो ये भी तो हो जाएगा W1 बटे W2 बराबर ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही, बस छोटी सी परिभाषा याद रखो, डायरेक्ट जो फार्मूला याद रखो, सीधे खत्म करो कहानी। ठीक है, अब हम पढ़ लेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध से पहले ये बताओ नितिन, क्या होता है आयनिक चालकत्व, बताओ क्या होता है आयनिक चालकत्व, है ना। अच्छा, मतलब देखो, हम लोग पढ़ के आए हैं, जो धारा प्रवाह होता है आवेशों में, वो काय से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से। काय से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से, राइट। इसमें क्या होता है, आयनों से, आयनों में टूट जाता है, Zn पॉजिटिव Cl निगेटिव। काय से होता है, आयनों से। तो वो आयनों से जिसमें मतलब सेल में धारा प्रवाहित होती है, उन्हें बोलते हैं आयनिक चालक। ठीक है, या आयनिक चालकत्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध क्या है, प्रतिरोध कहता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। हल्की परिभाषा है, तुमने फिजिक्स में पढ़ी, इसलिए शॉर्टकट में लिख दी है। आगे चालकत्व क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व है। प्रतिरोध घटेगा, चालकत्व बढ़ेगा, चालकत्व बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। इसका मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स। ठीक है, सी से लिखते हैं, उसमें और तरह से फिजिक्स में लिखते होंगे, इसमें सी से लिखते हैं, राइट। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध का पदार्थ का आंतरिक गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, पदार्थ का स्वयं का गुण होता है जो धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध। इसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो होता है, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है ना, प्रतिरोध का उल्टा होता है, वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना पढ़ेंगे, जो आर है वो डिपेंड क्या करती है, एल बटे ए पर। एल मतलब अगर लंबाई किसी चालक की ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, अगर क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घटेगा, राइट। यहाँ पर एक नियतांक ले लेंगे रो, इसको हटा के, और यही नियतांक ही कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। इस रो का मान निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आर ए बटे एल। तो इसका मात्रक क्या होना चाहिए, ओम मीटर। ठीक है, क्योंकि इसका होगा ओम, एक इस मीटर से मीटर कट जाएगा, मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, यह है परिभाषाएं अच्छी वाली हैं, इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। इसे कॉपा से प्रदर्शित करते हैं, कैसे, कॉपा से, राइट। ये है कॉपा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो कॉपा क्या होगा, 1 बटे विशिष्ट चालकता रो, है ना। और तुम्हें पता है रो का मान, अरुण भाई, अरे सो शायद कितना इतना तो कुल मिला के इतना आ जाएगा, राइट।
समझ गए बात? समझ गए, टेंशन तो नहीं है। आगे सेल स्थिरांक की बात करेंगे। सेल स्थिरांक क्या है? इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। इलेक्ट्रोड होता है तो सेल बनाई थी हमने ऐसे, दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक। इसे लिखते हैं जी स्टार से। जी स्टार एल बटे ए, इसका मतलब क्या होगा? मीटर इनवर्स, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा। बट अगर हम इससे एल बटे ए का मान निकालें तो क्या आ जाएगा? एल बटे ए का मान निकालें तो आर यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब आर यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। तो क्या हो जाए? कापा ए, है ना। तो जी स्टार बराबर कितना हो जाए? कापा ए आ जाएगा। जी स्टार बराबर कापा ए, ठीक है। ए हो जाएगा अपना सेल स्थिरांक। विद्युत अपघट्ट पता है तुम्हें? तो विद्युत अपघट्ट दो प्रकार के होते हैं। एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट जो 100% यानी 100% आयनों में टूट जाता है, और जो नहीं टूटता है, दुर्बल होता है, जो टूट जाता है वो होता है प्रबल, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेंगे हम, लेते हैं CH3, ठीक है, और COOH। तो इसमें CH3 COO और जो होता है H, जी है, जो क्या है, जो मतलब क्या है, प्रबल आयनों में नहीं टूटते हैं, ठीक है। प्रबल आयनों में मतलब सभी आयनों में नहीं टूटते हैं। लेकिन अगर तुमने ले लिया है कहीं NaCl धोखे से, NaCl, और इसे जल में घोला तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव 100% यानी 100% आयनों में टूट जाता है, ठीक है। तो दुर्बल क्या होते हैं? जो 100% आयनों में नहीं टूटता है। और प्रबल क्या होते हैं? जो 100% आयनों में टूट जाते हैं, वो कहलाते हैं दुर्बल विलयन या अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट, ठीक है। तो मोलर चालकता क्या होती है नितिन? मोलर चालकता किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्ट के एक मोल में उपस्थित आयनों की संख्या मोलर चालकता कहलाती है। इसको लैम्डा एम से लिखते हैं। तो लैम्डा एम बराबर हो जाएगा कापा इंटू वी। बी मतलब क्या होता है? आयतन, ठीक है। तो बी बराबर कितना लिखेंगे? 1000 बटे एम। तो लैम्डा एम फार्मूला हो जाएगा कापा गुणा 1000 बटे एम। और एम क्या है? एम है मोलरता। एम क्या है? मोलरता, ठीक है, नोट कर लो, ठीक है। एक कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलराउस का नियम क्या बताया? अनंत तनुता पर। अनंत तनुता जानते हो नितिन? जैसे एक तनु विलयन था, ठीक है, कोई विलयन भरा हुआ है, अरे यार ये चल नहीं रहे आज मारकर, ठीक है, कोई विलयन भरा है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या करें? बहुत ज़्यादा ऐसे पानी मिलाते जाएँ। क्या मिलाते हैं? पानी। तो ये कैसा हो जाएगा? तनु, यानी आयतन बढ़ता चला जाएगा, तनुता बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इतनी तनुता बढ़ा दी जाए, इसे बोलते हैं कि अनंत तनुता। तो अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता, हमने बताया मोलर चालकता क्या होती है, ठीक है। उसमें उपस्थित सभी आयनों की चालकता के योग के बराबर होती है, राइट। तो ये क्या है? अनंत पे बात करें, अनंत में मोलर चालकता कितने हुए? प्लस में, अनंत में प्लस कितने आयन हैं और निगेटिव कितने आयन, दोनों आयनों के योग के बराबर होती है मोलर चालकता। जैसे हमने उदाहरण ले लिया NaCl, तो इसमें अनंत Na है और अनंत Cl है, तो दोनों का योग ही, ठीक है, दोनों का योग है, उसी को कहते हैं मोलर चालकता, या दोनों मतलब दोनों का योग कहलाता है, इसी को कहते हैं कोलराउस का नियम, राइट। समझ गए बात? ये कोलराउस का नियम, ठीक है। विलयन है या फिर इसे विद्युत अपघट्ट बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत ना है। शॉर्टकट में लिखिए, मार कर चल नहीं जाता। ये विद्युत अपघट्ट ही बोल सकते हैं, राइट। इसको बोल सकते हैं विद्युत अपघट्ट, ठीक है। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें जो आयनों का योग होता है उसके बराबर होती है, ठीक है। तो क्या है? कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। तो क्या है? इसमें हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा नियम है आयनों के आयनिक गतिशीलता के मान की गणना कर सकते हैं, और इसमें हम निकाल सकते हैं वियोजन की कोटि। तो वियोजन की कोटि निकालने का फार्मूला कितना होगा? लैम्डा एम सी और लैम्डा एम अनंत, ठीक है, इनफाइनाइट। और सी क्या है? विलयन की मोलर चालकता है। कोलराउस का नियम बता दिया और इसके अनुप्रयोग बता दिए, अच्छी तरह से तैयार कर लो, ये आने वाला है बोर्ड में इस बार। तो क्या है? अब है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो ये बहुत अच्छा है कि मतलब इसमें जो है इसका हाइड्रोजन की एक खास बात होती है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो ये एनोड की तरह भी कार्य कर सकता है और कैथोड की तरह कार्य कर सकता है, ठीक है। ये खासकर इसका प्रयोग इसलिए होता है नितिन, ये ऐसे करके एक बनाया जाता है, एक नली ली जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है, इसका इलेक्ट्रोड कैसे बना सकते हैं? इलेक्ट्रोड तो धातु को बना सकते, तो गैस है, गैस को इलेक्ट्रोड कैसे बना सकते? तो इसके लिए बना हो जाते एक ऐसे करके प्लेटिनम की ली जाती है, बाम ऐसे करके डुबाई दी जाती है, विलियनम, ठीक है, डुबाई दी जाती। यहाँ से लगातार हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करी जाती। पहले इसे हम लगाते हैं एनोड की जगह पे, फिर कैथोड की जगह पे, ठीक है। इससे हम लोग मतलब क्या करते हैं, एक जगह लगाया तो दूसरे का विभव निकाल लिया,
जेडन का निकाल लिया, एक कॉपर की जगह पे निकाल लिया, ये दोनों जगह इसका उपयोग कर सकते हैं, कैथोड की जगह पे, एनोड की जगह पे, ठीक है। तो क्या है, वह इलेक्ट्रोड, वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 गैस का दाब एक वायुमंडल तथा विलयन में H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता 1 मोल हो, मानक इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसमें इलेक्ट्रोड वेव का मान शून्य मान सकते हैं, अपने मन से क्या मान लेते हैं, शून्य। तो हम जेडन का निकाल लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करके उधर उधर क्या होता है, कॉपर, कॉपर का निकाल सकते हैं, इधर जिंक का निकाल सकते हैं आराम से। इसके लिए प्रयोग किया जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है देखो, विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे कहा जाता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। इसे कहा जाता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। एक याद करने का हमने एक ट्रिक बनाया था, याद हो तुम्हें, लेके भारत सरकार का नाम याद है, ट्रिक करके बताया था, लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अलादीन महान पानी, ठीक है, जंग कराए फैसले नहीं, ठीक है। आगे शायद होता है मांगे स्वयं प्रभु, ठीक है। ये एक ट्रिक होता है याद करने का, ठीक है। लेके तो क्या होता है, पहले वेदव्रत क्या आता है, Li, तो पहले होगा Li, क्या होगा यहां पर हो जाएगा Li, यहां पर होगा K, ठीक है। और भारत क्या होगा Va, ठीक है, क्या होगा Va, ठीक है। और S सरकार से क्या होना चाहिए, SR, क्या होना चाहिए SR, ठीक है। और उसके बाद Ca क्या होना चाहिए Ca, या Ca आगे कैल्शियम वाला लगा लो। फिर क्या है, नाम Na, ठीक है। मांगे Mg, Al, महान क्या होगा Mn, पानी, ठीक है। कुछ खास ही लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है। जंग क्या होगा जेडन, कराए क्या होगा नितिन Cr, फैसले Fe, ठीक है। और Ni, मांगे क्या होगा छोड़ो प्रभु, यानी कि पीबी। कुछ अच्छे याद कर लेंगे, हमें कुछ इसका पूरा ट्रिक याद नहीं है, इतने याद कर लेंगे, इतने ही बहुत है। ये है इस क्रम में रखा जाना, Lik, Va, Sr, Ca, Na, Mg, L, ठीक है। यही कहलाती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है अरुण।